गाइस अब हम बात करेंगे गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो है वो गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन होते क्या हैं तो उनको देख लो। गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, हम बात कर रहे हैं गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। गैस एंड लिक्विड के बारे में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने से सबसे पहले एक दिमाग में पिक्चर बना लो कि हम कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, या कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जैसे जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर जो है वो वर्क करती है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वाटर में। तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, उनको ऑक्सीजन सप्लाई रहती है, ठीक है ना। हम कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात करें क्योंकि वो बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, तो बहुत इजीली। तो गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले what we are going to put is certain amount of liquid। हमेशा की तरह ऐसे ही कर रहे हैं। तो हमेशा इस कंटेनर में जो लिक्विड है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेयर हमें विजिबल नहीं होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन हमेशा होता है वहां पे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ गैसेस इसके अंदर डिसॉल्व होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा लिक्विड है, डिपेंडिंग अपॉन बेसिकली कौन सी गैस है, ठीक है ना। वो नेचर के अंदर हमने पढ़ा भी था NaCl इन वाटर, और हमने पढ़ा था नेफ्थलीन इन बेंजीन, है ना। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक फिनोमेना यहाँ पे भी लगता है, गैस के ऊपर भी लगता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं गैस, ऊपर से हमारे पास गैस के पार्टिकल हैं, हमारे पास गैस के पार्टिकल है, इनको हम बोल रहे हैं लिक्विड के अंदर। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन रहा है वो बन रहा है गैस इन लिक्विड। तो ये जो सोल्यूशन बना है वो गैस इन लिक्विड बना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले गैस इन लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो सॉल्युबिलिटी का सेम कंसेप्ट आएगा जो हमने सॉलिड इन लिक्विड के लिए पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी का सेम कंसेप्ट आएगा। तो सॉल्युबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, सॉल्युबिलिटी जो है ना वो गैस इन लिक्विड जो है वो इस तरीके से दी जाती है कि अमाउंट ऑफ गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। हम बोलते हैं ना कितने सीसी की बाइक है, 100 सीसी की, 300 सीसी की, 500 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली गैस के लिए हमारे पास जो पेट्रोल होता है उसको गैसोलीन भी कहा जाता है ना। तो वो गैस की फॉर्म में ही होता है, लेकिन उसको लिक्विफाई करके बेसिकली व्हीकल के अंदर भरा जाता है यूजिंग सर्टेन प्रोसेसेस। तो अभी हाल फिलहाल आप इतना समझें कि बेसिकली क्यूबिक सेंटीमीटर इज द सिलेंड्रिक वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम इन बाइक्स, इन कार्स, ठीक है ना। वैसे ही हम लोग यहाँ पे गैस को मेजर कर रहे हैं कि कितनी गैस क्यूबिक सेंटीमीटर में ली जाए, अमाउंट ऑफ गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर that must be dissolved into 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। ये डेफिनेशन के तौर पे लिख रहा हूं मैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर दैट मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड in order to form a saturated solution। saturated solution, SOLN का मतलब solution, in order to form a saturated solution, ठीक है ना। और सबसे खास बात at कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत जरूरी बात है। ये जो सारा प्रोसीजर होता है ना, कहाँ होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होता है। एसेंशियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे करना है, ठीक है, क्योंकि गैस टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी क्या है, अमाउंट ऑफ गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर, कितना अमाउंट ऑफ गैस कितने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड में लिया जाए, 100 सेंटीमीटर, इसको भी फिक्स 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, और ऊपर से जो गैस आप घोल रहे हो वो कितनी घोल ली जाए कि सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाए, ठीक है ना, समझ आ गया। जैसे नमक में हमने क्या लिया था, 250 ग्राम का एग्जांपल लिया था कि 250 ग्राम नमक घोला था हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर में या 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में। वैसे ही यहाँ पे 250 ग्राम ऑफ नमक के बजाय कितना क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस जो है वो आपने फिल किया है या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया है। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट गाइस, अब देखो ये तो जनरल डेफिनेशन है जिसके बारे में हमने बात की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहला जो फैक्टर होता है ना वो नेचर होता है, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो इसमें मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये फॉलो करता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक फिनोमेना, ये फॉलो करता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक फिनोमेना। और लाइक डिसॉल्व्स लाइक फिनोमेना क्या है,
कि अगर कोई पोलर गैस हुई तो वो हमेशा वाटर यानी कि पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होगी, और अगर कोई नॉन पोलर गैस हुई तो वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड, इनके अंदर ज्यादा घुलेगी। तो पोलर गैस लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमेना, जैसे कि अगर मैं बोलूं हीलियम किस में ज्यादा घुलेगी तो आप बोलो हीलियम वाटर में घुलेगी ही नहीं सर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि नाइट्रोजन गैस ज्यादा किस में घुलेगी तो आप बोलोगे वाटर में तो कम घुलेगी बहुत। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन नॉन पोलर है, नॉन पोलर का मतलब चार्जेस नहीं है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन कोई भी चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन कोई भी चार्ज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ HCl घुलेगी वाटर में, आप बोलोगे HCl वाटर के अंदर बढ़िया घुलेगी, अच्छे से घुलेगी, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन वाटर के अंदर अगर देखा जाए तो लेस सोल्यूबल, और ये मोर सोल्यूबल है। समझ आया? तो इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमेना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम जो मेन बात करने वाले हैं, पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग में नेचर ऑफ गैस, ठीक है ना, जो ऊपर से नीचे जा रही है, और लिक्विड भी, जो गैस ऊपर से आ रही है वो कौन सी है और लिक्विड कौन सा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज जो हम बात करने वाले हैं, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उसके बारे में, और वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है गाइस। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो हेनरीज लॉ के हिसाब से आता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर आता है इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेनरी साहब ने क्या कहा था, हेनरी साहब ने सिंपल बात की थी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid is directly proportional to, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं कि solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure exerted over the solution। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। ये काम जो है ना, हेनरी साहब ने तो बोला था कि सोलिबिलिटी डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर, इसी तरीके से वहां पे एक डाल्टन साहब थे, जॉन डाल्टन साहब थे, जिन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। ये डाल्टन साहब थे जिन्होंने बेसिकली डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्रिएट किया था। उन्होंने बोला था कि बेसिकली solubility of gas in liquid is directly proportional to solubility of gas in a gaseous mixture। Solubility of gas in a gaseous mixture is directly proportional to partial pressure। is directly proportional to partial pressure। लॉस बिल्कुल सही है, देखो solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, लेकिन solubility of gas in a gaseous mixture, अगर मैं समझाता हूं, मान लो कि मेरे पास कंटेनर है, दोनों लॉज को जनरलाइज टर्म में एक ही लॉ माना जाता है और वो हेनरीज लॉ से ही फेमस है, लेकिन एनसीईआरटी में इनका नाम मेंशन किया है, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपको छोटे से छोटा पॉइंट भी पता रहे, जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। अच्छे से समझना, अगर मेरे पास लेबोरेटरी में कोई लिक्विड है, ठीक है ना, ये कोई लिक्विड है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड है लेबोरेटरी के अंदर, और इस लिक्विड के ऊपर कोई गैस है, प्योर गैस है, मतलब प्योर गैस का मतलब है सिर्फ प्योर ऑक्सीजन लिया है या प्योर नाइट्रोजन लिया है, तो हेनरी साहब ने बोला था कि ये नाइट्रोजन या ऑक्सीजन उतना घुलेगी अंदर जितना आप प्रेशर दबाओगे, जितना ज्यादा आप कोशिश करोगे इसको प्रेशराइज करने, उतना ही ज्यादा होगा। डाल्टन साहब ने बस एक बात बोली थी कि एक गैस के बजाय अगर मान लो कि ये छोटे वाले जो डॉट्स हैं वो पहली गैस है, और मान लो जो बड़े वाले गोले हैं ये दूसरी गैस है, तो डाल्टन साहब ने बोला था कि बेसिकली इन दोनों गैसेस में, छोटे वाले और बड़े वाले जो गोले हैं, मान लो कि छोटे वाले गोले नाइट्रोजन के हैं और बड़े वाले गोले ऑक्सीजन के हैं, तो डाल्टन साहब ने बोला था कि बेसिकली इन दोनों में गैसेस में से जो गैस ज्यादा घुलेगी, ठीक है ना, उसके घुलने की रेट कितना घुल रही है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है। अब आप बोलोगे व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, तो देखो मैं समझाता हूं, जब गैस अकेली है मींस प्योर स्टेट में है तो इट इज टोटल प्रेशर या प्रेशर, लेकिन अगर गैस का मिक्सचर है तो फिर हम टोटल प्रेशर नहीं लेते हैं,
4-5 गैसेस में से एक गैस ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया। एग्जांपल के तौर पे हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो क्या हम एक ही गैस के एटमॉस्फेयर में रहते हैं? नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हेनरी साहब ने जो लॉ दिया था ना, वो बेसिकली बाद में जनरलाइज हुआ डाल्टन लॉ के साथ कि भाई आपको हमेशा गैसेस मिक्सचर लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉ तो आपको अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में ही कहीं ना कहीं अप्लाई करना है। समझ आया कि नहीं आया? तो बेसिकली डाल्टन साहब ने क्या किया और हेनरी साहब ने क्या किया, तो एक्चुअली डाल्टन साहब का नाम कहीं नहीं आता, ज्यादा क्रेडिट हेनरी साहब को दिया जाता है। तो हेनरीज लॉ ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा गैसेस, मतलब जनरलाइज वे में इनको हेनरी लॉ ही कहा जाता है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज की वजह से मुझे दो बार अलग अलग चीजें बतानी पड़ी, लेकिन इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। अगर अकेली गैस होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना प्रेशर लगाया गैस उतना ज्यादा खुलेगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा गैसेस हुई तो अमाउंट ऑफ एनी गैस, उनमें से 10 गैसेस में से, जैसे एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे होते हैं। तो हम मान लो नाइट्रोजन को देख रहे हैं, तो टाटा साहब ने बोला था या हेनरी साहब ने बोला था कि इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से ज्यादा जो गैस घुलेगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसका प्रेशर कितना है। मतलब नाइट्रोजन ज्यादा घुलेगी क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, सब कुछ है। ये बात समझ आई आपको? अब इसको समझाने के लिए ना बेसिकली डाल्टन साहब ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया था। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था कि मान लो बराबर अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया है हमने इन दोनों कंटेनर के अंदर, राइट गाइस? दोनों कंटेनर भी बराबर लिए हैं, उनका साइज और उनमें जो लिक्विड लिया है वो भी बराबर लिया है। और मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक पिस्टन सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट है, ठीक है? पिस्टन सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट है। अब ऊपर मान लो कि 3 लेयर्स थी, और सिंपल है कंसेप्ट, 3 लेयर थी गैस की, मतलब ज्यादा गैस थी। लेकिन जैसे ही आपने पिस्टन को थोड़ा कंप्रेस किया, मतलब पिस्टन को ऊपर से प्रेशराइज किया, तो हमारे पास एक ही लेयर बची, यानी कि 2 लेयर अंदर घुल गई, बहुत सारी गैस अंदर घुल गई। मान लो कि यहाँ पे जो वजन रखा है वो W1 वेट है, और मान लो कि यहाँ जो वजन रखा है वो W1 और W2 दोनों वेट है। एक ज्यादा वजन और रख दिया, पहला वाला W1 तो है ही हमारे पास। तो जैसे हमारे पास कोई इंजेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से प्रेशराइज करते हैं। इंजेक्शन का फिनोमेना भी यही है। इंजेक्शन में जो दवाई है, इंजेक्शन आप देखते हो ना सिरिंज, तो उसमें जब प्रेशराइज करते हो लाइक दिस, इसका मतलब यू आर एक्सर्टिंग प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो। तो मान लो कि अगर हम लोग क्या करें कि इसको उसी सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट माने कि हमने थोड़ा प्रेशर लगाया, तो मान लो कि गैस बहुत कम घुली हुई थी, पहले से ही घुली हुई थी, प्रेशर नहीं लगाया है, बहुत कम गैस घुली हुई थी, ओनली 3 मॉलिक्यूल घुले हुए थे। लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर लगाया तो देखो इतने सारे मॉलिक्यूल में से ज्यादातर मॉलिक्यूल अंदर चले गए और सिर्फ एक ही लेयर बची। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला, मैथमेटिकली बोला कि mass of gas dissolved into any liquid, amount of gas dissolved into any liquid is directly proportional to the pressure exerted. और ये जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा ना, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बच्चों? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपने प्रेशर लगाया तो गैस घुल गई, लेकिन गैस बाहर भी तो आएगी। आप किसी भी चीज को प्रेशराइज करके अप्लाई करते हो तो बैक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है? तो प्रेशर लगाया, गैस ज्यादा घुल गई तो अंदर घुली हुई गैस वापस बाहर भी आएगी। तो बाहर आना और अंदर जाना, बाहर आना और अंदर जाना, ऊपर से वजन गिरेगा वो फिर नीचे भेजेगा, अंदर से गैस फिर से बाहर आएगी, क्योंकि जितनी लिक्विड की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा आपने प्रेशराइज करके घोली है। तो गैस बाहर आ रही है और आप प्रेशराइज करके अंदर भेज रहे हो। अंदर बाहर एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल सेटल हो जाएगा। इंटरनल अंदर वाला फोर्स इज इक्वल टू बाहर वाला फोर्स, नीचे से ऊपर आने वाला फोर्स, ऊपर से नीचे आने वाला फोर्स, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। तो बेसिकली हेनरी साहब ने कहा था कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इनटू द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड, एंड प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ गैस इज इक्वल टू, तो उसको केपी बोल दिया गया, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सिंपल। अब इसको थोड़ा सा और अगर सुपीरियर वे में बोला जाए तो फॉर एनी गैसियस मिक्सचर, फॉर एनी गैसियस मिक्सचर, किसी गैसियस मिक्सचर के लिए मास के बजाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। मतलब अगर गैस एक से ज्यादा है, यहाँ एक ही गैस भरी हुई है मैंने, तो ये सिंपल लॉ लगा दो, अमाउंट ऑफ गैस कितना अंदर गया है, ठीक है ना? लेकिन अगर हमने क्या किया
कि अगर गैस जो है वो एक से ज्यादा ली, मान लो कि इसके बजाय ये ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो दूसरी ऑक्सीजन भी भर दी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर ले लिया, तो फिर मोल फ्रैक्शन आएगा और प्रेशर की बजाय पार्शियल प्रेशर आएगा, जो मैंने आपको समझाया था। समझ आया कि नहीं आ रहा? कंसेप्ट क्लियर? ठीक है ना? अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में या मुझे मैसेज के थ्रू या फोन के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अब जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। x ऑफ a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड, एंड प्रेशर कौन सा है? पार्शियल प्रेशर। दोनों के प्रेशर में से एक का प्रेशर, मान लो कि ऊपर दो गैसेस हैं, मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। मान लो कि मैंने एक गैस और लगा दी, क्रॉस वाली गैस, ठीक है? मान लो गोला वाली गैस है नाइट्रोजन और मान लो क्रॉस वाली गैस है ऑक्सीजन। तो जब प्रेशर लगाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि खाली नाइट्रोजन ही घुलेगी। एक काम करें, क्रॉस जो गोले वाली गैस है वो ऑक्सीजन और क्रॉस वाली गैस है नाइट्रोजन कर ले, क्योंकि O का मतलब ऑक्सीजन, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे, ठीक है ना? तो अगर हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि क्रॉस और राउंड दोनों है, तो जब प्रेशर लगाओगे तो ये भी क्रॉस भी घुलेगा और राउंड भी घुलेगा, यानी कि नाइट्रोजन भी घुलेगी और ऑक्सीजन भी घुलेगी। लेकिन हमें दोनों में से सिर्फ मान लो ऑक्सीजन देखनी है, और मान लो कि मैंने ऑक्सीजन को A बोला है, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का ऊपर प्रेशर कितना है। इट्स वेरी सिंपल। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है ना? अब देखो इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, तो आप बोलोगे सर x ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू K डैश पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ठीक है? हमें बेसिकली प्रेशर का असर देखना है, तो प्रेशर का असर कैसे देखना है? मैथमेटिकली P ऑफ A इज इक्वल्स टू x ऑफ A अपॉन K डैश, है ना? अब प्रेशर का मामला पता चलेगा कि प्रेशर से कैसे, तो बेसिकली प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है, तो आप 1 अपॉन K डैश को क्या लिख सकते हो बच्चों? KH, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। तो आप क्या लिखोगे? P ऑफ A इज इक्वल्स टू KH x ऑफ A। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द हेनरीज लॉ, जो कि मैथमेटिकल लेवल पे लिया गया है। क्या समझ पाए इसको अच्छे से? ठीक है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आप मुझसे पूछेंगे। अब इसमें एक छोटी सी बात है जो मैं डिस्कस करनी है, और वो क्या है? KH जो है ना, KH वो बेसिकली एक फंक्शन है नेचर ऑफ गैस का। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बात है, सब कुछ पढ़ लिया, ये सारा बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि भाई एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, तो आपने क्या लिखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड, एवरीथिंग, वो सब कुछ लिख दिया आपने। लेकिन एक्चुअली इंटरेस्ट लेवल पे क्या पूछा जाएगा कि बच्चे ने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि बेसिकली हेनरीज कांस्टेंट, ए ऑप्शन, ठीक है ना, इज function of nature of gas, B option is not a function of nature of gas, C option Henry's constant KH increases with increase of solubility, or Henry's constant KH decreases with increase of temperature। इस टाइप के स्टेटमेंट्स अगर आ जाए तो आप तो जबरदस्त लेवल पे कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप सोचोगे सर ने तो पूरा पढ़ाया था, बहुत अच्छे समझ भी आया था, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये सब कुछ एनसीईआरटी है, लेकिन उससे एक स्टेप अहेड जाके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले प्रीवियस 10 इयर्स के अगर पेपर देखोगे, एक्सपीरियंस से पता लगता है 10 इयर्स के पेपर्स देखने के बाद। तो हम क्या करने वाले हैं, गौर से देखो।